हेलो जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिजिक्स रिसोर्स सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम लोग अपने इस लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। और इससे पहले मैं आपको आपके प्रश्न का जवाब दे देता हूं, जो कि मैंने ही पूछा था आपसे। ठीक ना, पूछा ये था कि आभासी प्रतिबिंब पर जब प्रकाश की किरणें होती ही नहीं है तो वस्तु हमें उसका जो प्रतिबिंब होता है यानी आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमें दिखाई कैसे देता है। इसका आंसर बहुत सिंपल है। मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, जैसे ही अगर कोई किरण दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद अगर वो हमारे नेत्र पर पड़ती है तो नेत्र लेंस द्वारा उसका जो इमेज होता है वो रेटिना पर वास्तविक बनता है। और सिंपल सी बात है, हम लोग उस वास्तविक प्रतिबिंब को ही देखते हैं। परंतु अगर बात करें कि जैसे ही अगर कोई आभासी प्रतिबिंब होता है, कोई आभासी प्रतिबिंब है, कोई दर्पण है ना, तो उत्तल दर्पण बेसिकली हम लोग मान लेते हैं कि उत्तल दर्पण से अगर हमें कोई प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है तो जो उसका आभासी प्रतिबिंब होता है वो किरणें वास्तव में उस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं। और जब उस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं तो वही जो बिंदु होता है वही आभासी प्रतिबिंब के रूप में हम समझते हैं उसको। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का जवाब रहा। अब हम लोग अपने इस लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। मैं वस्तु और प्रतिबिंब डिस्कस कर चुका था आपके साथ। अब मेरा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा किरण आरेख, रे डायग्राम। तो मैं अब थोड़ा सा तेज़ी से चलता हूँ और आपको समझाता हूँ कि रे डायग्राम या फिर किरण आरेख जिसे हम लोग कहते हैं वो होता क्या चीज़ है। किरण आरेख, ठीक ना। रे डायग्राम, डायग्राम का मतलब क्या होता है? पहले रे का मतलब तो आप लोग जानते हैं, किरण का मतलब प्रकाश जिस ऋजुरेखीय मार्ग में गति कर दी है उसके मार्ग को किरण कहते हैं। ठीक ना, तो अब ऋजुरेखीय मार्ग में गति करेगी तो उसे हम लोग किरण तो कहते हैं। तो अब देखिए, आरेख का मतलब डायग्राम, तो कुछ कंडीशन होता है। जैसे का ये गोली दर्पण हो गया, तो गोली दर्पण में कुछ कंडीशन होता है, कुछ शर्तें होती हैं कि वस्तु से जो निकलने वाली किरणें हैं वो किस हिसाब से या फिर किस स्थिति के अनुसार दर्पण पर आपतित होती हैं। तो जैसे वो आपतित होती हैं उसी शर्त के अनुसार उसका परावर्तन होता है। तो उसका जो शर्त है ना वही किरण आरेख कहलाता है। बेसिकली ये जो रे डायग्राम होता है इसे 3 भागों में बांट दिया जाता है। इस 3 रे डायग्राम है, 1, 2 और 3। ठीक ना, मैं शार्ट लैंग्वेज का उपयोग करूँगा ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा लिखना ना पड़े। ठीक ना, तो शार्ट लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ठीक ना, अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो जैसे ही दर्पण से परावर्तन होता है, ठीक ना, आपतित होती है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ये अवतल दर्पण के लिए कंडीशन हो गई। परंतु अगर बात करें आपका उत्तल दर्पण होगा तो मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। ठीक ना, तो यहाँ पर या कॉमा नहीं लिखेंगे, या लिखेंगे तो या मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। अब चलिए इसको समझ लेते हैं हम लोग कि यदि कोई किरण है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। तो हम यहाँ पर 2 कंडीशन देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जो कंडीशन समझेंगे ये हम अवतल दर्पण के लिए समझेंगे, कॉनकेव मिरर के लिए समझेंगे। तो हमने ये बना दिया अवतल दर्पण, ये इसका पोल P हो गया और इधर मैं मान लेता हूँ इसका फोकस हो गया और इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इन सब का जो परिभाषा है वो मैं बता चुका हूँ, आपको समझा चुका हूँ। ठीक ना, तो अगर मैं इन सब की परिभाषा को समझा चुका हूँ तो अब बिना देर किए हुए इस डायग्राम को समझते हैं। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है कुछ इस प्रकार से करके, तो जैसे वो दर्पण से टकराती है तो फोकस से होकर के जाती है।
ठीक ना। इसको फोकस, ये पॉइंट मुख्य फोकस से होकर के जाती है। चाहे अगर इधर नीचे से भी आए तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो यहाँ से निकल जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो आने वाली किरणें होती हैं सदैव फोकस से होकर के जाती है। ये तो हो गया अवतल दर्पण के लिए। परंतु अगर उत्तल दर्पण हो तो उत्तल दर्पण में ये वाली कंडीशन होगी, इस प्रकार से होगा, ठीक ना। इधर इसका ये पोल P होगा, इधर इसका फोकस F होगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C होगा। अब इसको समझना है। देखिए फिर से उधर से किरण आ नहीं सकती क्योंकि उधर तो पालिशदार सतह है, इधर चिकना सतह है, तो इस चिकने सतह से ही परावर्तन होता है। तो ये किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर। मैंने आपसे क्या कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर जो आती है किरणें मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, अर्थात ये जो किरण है ना ये यहीं से निकल जाती है बाहर, परंतु ये आती हुई प्रतीत होती है फोकस से। या फिर नीचे भी होगा तो वही कंडीशन होगा, ठीक ना, नीचे भी यही कंडीशन होगा कि ये बाहर निकल जाएगी परंतु ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये रे डायग्राम आप लोग याद रखेंगे। बेसिकली इसे एक किरण के द्वारा भी दिखाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो ये अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा पहला रे डायग्राम। अगर दूसरे रे डायग्राम की बात करता हूँ तो जो दूसरा हमारा रे डायग्राम होने वाला है कि यदि किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है, यदि किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है, वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही, वक्रता केंद्र से ही निकल जाती है या वक्रता केंद्र से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। या वक्रता केंद्र को मैं सीधे C लिख देता हूं तो आपको बेहतर ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। या C से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, ठीक ना। अब ध्यान समझो इधर। जैसे मान के चलो मैं चित्र छोटा सा बनाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे चित्र में भी समझ में आएगा, बस आपको समझना चाहिए। अब तो YouTube ये जूमिंग वाला भी सिस्टम दे रखा है कि आप वीडियो के किसी भी कॉर्नर में जूम करके उसको आप बड़ा देख सकते हो, ठीक ना। अब देखो ये हमने अवतल दर्पण बना लिया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये सेंटर ऑफ ये पोल P हो गया। इधर मैं इसका फोकस मान लेता हूँ और कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर मान लेता हूँ, ठीक ना। मान लीजिए अगर कोई किरण है जो यहाँ पर आपतित होती है और वो कहाँ से जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है। तो जैसे ही वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात यह सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकल जाती है, चाहे ऊपर से हो या फिर वो नीचे से ही हो, ठीक ना। तो नीचे से होगी या फिर ऊपर से होगी, जैसे ही दर्पण से परावर्तन होगा वो उसी बिंदु से क्या हो जाती है, वापस हो जाती है अपने उसी मार्ग से। और उत्तल दर्पण में भी ये कंडीशन कुछ इसी प्रकार से होगी कि अगर ये मान लेते हैं कि ये हमारा उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है, ठीक ना। तो ये इसका पोल P है और ये इसका जो फोकस F है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, ठीक ना। तो अगर यहाँ पर कोई किरण आपतित होती है इस प्रकार से करके तो ये यहीं से निकल जाती है, परंतु यह जो है वक्रता केंद्र से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, ठीक ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पड़ती है परंतु यह यहीं से आती हुई प्रतीत होती है, अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, चाहे नीचे से होगा या फिर ऊपर से होगा। ये हमारे हो गए दूसरा रे डायग्राम। तीसरा जो रे डायग्राम है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसे भी मैं लिखता हूँ। यदि कोई किरण, ठीक ना, यदि कोई किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है, दर्पण पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है
निकल जाती है या, ठीक ना, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है या, अब यहाँ पर बताएंगे मुख्य फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होती है, ठीक ना, या मुख्य अक्ष के तरफ आती हुई। पहले मैं उसका रेडियोग्राम लिखता हूँ, फिर आपकी लैंग्वेज को कंप्लीट करता हूँ। देखो इधर, जैसे मान के चलिए ये हमारा अवतल दर्पण हुआ, ये इसका पोल P हुआ और ये फोकस F हुआ और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C हुआ। मान लेते हैं कोई किरण इसके फोकस पर आपतित होती है। जैसे फोकस पर आपतित होती है और दर्पण से इसका परावर्तन होता है तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये कहाँ से फिर निकलती है? मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाती है, ठीक ना। अगर यही कंडीशन आपका उत्तल दर्पण में हो, ठीक ना, कॉन्वेक्स मिरर में हो तो कुछ इस प्रकार से करके, ठीक ना, तो यहाँ पर इसका फोकस F हुआ और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C हुआ। तो अगर कोई किरण इसके यहाँ पर आती है, मतलब मुख्य फोकस पर आपतित होती है, तो ये कहाँ जाती हुई प्रतीत होती है? दर्पण से, ठीक ना, मुख्य फोकस पर जाती हुई प्रतीत होती है, परंतु जैसे दर्पण पर इसका परावर्तन होता है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से करके निकल जाती है, ठीक ना। इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब ये जो किरण है ना, ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है? फोकस से। तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक ना। अब ये जो फोकस से आएगी तो फोकस से आती हुई प्रतीत होकर मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी, ठीक ना। तो यहाँ पर आप उसे लिखेंगे अपसरित होती हुई प्रतीत होती है या फिर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक ना। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। ये हो गया हमारा तीनों रे डायग्राम, किरण आरेख हो गया, जिसके द्वारा हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में प्रतिबिंब का जो बनना है, प्रतिबिंब का बनना, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक ना। तो उसको समझने के लिए हमारे पास 4 कंडीशन होनी चाहिए, प्रतिबिंब के पास 4 बिहेवियर होने चाहिए, ऐसे 4 गुण होने चाहिए ताकि हम उसको समझ सकें। तो आई इरेज इट, मैं इसे मिटाता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक। चलिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। अब जो प्रतिबिंब का बनना हम लोग देखेंगे तो उसके लिए, प्रतिबिंब का बनना देखने के लिए हमें अवतल दर्पण में कुल 6 कंडीशन मिलेंगी, 6 शर्तें मिलती हैं और उत्तल दर्पण में हमें केवल और केवल 2 शर्तें मिलती हैं। तो दोनों शर्तों और कुल मिला के हमारे पास 8 शर्तें होंगी, परंतु हम उस बने हुए प्रतिबिंब का एनालिसिस कैसे करेंगे, उस बने हुए प्रतिबिंब का विश्लेषण कैसे करेंगे, यह किस प्रकार का प्रतिबिंब है, तो चलिए मैं उसको बताता हूँ, ठीक ना। तो आपको प्रतिबिंब के बारे में 4 चीज़ें पता होना चाहिए। सबसे पहले प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, ठीक ना। प्रकृति 2 ही हो सकती है, या तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा या फिर प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। प्रतिबिंब या तो वास्तविक होगा या फिर आभासी होगा। वास्तविक प्रतिबिंब होगा, अगर किरणें वास्तव में मिल रही होंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अगर किरणें मिलती हुई या फिर अपसरित होती हुई प्रतीत हो रही होंगी तो आभासी प्रतिबिंब मिलेगा, ठीक ना। दूसरा चीज हम देखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति तो हो गई। अगला प्रतिबिंब का विन्यास, प्रतिबिंब का विन्यास, ठीक ना। विन्यास का मतलब वो प्रतिबिंब कैसा है, ठीक ना। प्रतिबिंब कैसा है, जैसे मान के चलिए बहुत सारे मिरर में प्रतिबिंब जो उल्टा भी बनता है और कुछ में प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो उस उल्टे अथवा सीधे बनने के प्रतिबिंब का जो बिहेवियर होता है उसे हम लोग विन्यास कहते हैं। तो प्रतिबिंब या तो उल्टा बनेगा, या तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, या तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, ठीक ना। ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरा, अब देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई, प्रतिबिंब का विन्यास हो गया, और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अगला जो हो गया प्रतिबिंब का आकार, ठीक ना। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, ठीक ना। प्रतिबिंब के अगर आकार की बात करेंगे तो प्रतिबिंब का आकार हो कैसा सकता है? छोटा हो सकता है, ठीक ना, या फिर बड़ा हो सकता है, या फिर बिंदु आकार का हो सकता है, ठीक है। मैं एक क्रम से लिख देता हूं ताकि आपको बेहतर लगे, ठीक ना। एक क्रम से लिखने का मतलब, इसके लिए मैंने 4 कंडीशन बता रहा हूं, मैं 4 कंडीशन बता रहा हूं। या तो प्रतिबिंब बिंदु आकार का बनेगा, ठीक ना। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बिंदु आकार का।
दूसरी कंडीशन, या तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, चौथा जो तीसरा कंडीशन होगी, या तो प्रतिबिंब के बराबर बनेगा या तो इससे बड़ा बनेगा, और फिफ्थ पॉइंट में या तो अत्यंत विवर्धित होगा। ठीक ना, अत्यंत विवर्धित। अत्यंत विवर्धित का मतलब अत्यंत बड़ा होगा। तो इसके लिए क्या कंडीशन, तो प्रतिबिंब का जो आकार है ना, इन पांचों में से कोई भी सा हो सकता है। अब वो वस्तु की स्थिति पर डिपेंड करेगा, और वस्तु की स्थिति पर ही निर्भर करेगा कि प्रतिबिंब का आकार किस प्रकार का है। तो बिंदु आकार का हो सकता है, छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और अत्यंत विवर्धित हो सकता है। एंड लास्ट एंड द मोस्ट ऑफ द जो होगा प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक ना, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। अब प्रतिबिंब की स्थिति की बात करेंगे। ठीक ना, तो इसकी स्थिति, इसकी पोजीशन क्या होती है। अगर सबसे पहली बात, अगर हम पोजीशन की बात करें ना, जैसे मान चलिए अनंत पर किसी वस्तु को रख दिए तो उसका इमेज कहाँ पर बनता है। अगर हम दर्पण के बिल्कुल समीप रख दिए तब उसका इमेज कहाँ पर बनता है। इन सभी स्थितियों का जो एनालिसिस होगा, अब ये प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के अनुसार निर्धारित होगी, दर्पण के द्वारा ये बताई जाएगी कि उसकी क्या स्थिति है। ठीक ना, तो मैं अब उम्मीद करता हूं कि आपको जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है, इस चैप्टर में आपको मैंने आज क्या बताया, रे डायग्राम बताया, और प्रतिबिंब का बनना अर्थात प्रतिबिंब के जो गुण हैं, मतलब ये चारों जो बिहेवियर हैं, ये हमें समझना है। क्योंकि अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो शायद एग्ज़ाम में हमें काफ़ी सहायता मिलेगी किसी भी प्रतिबिंब का एनालिसिस करने के लिए। क्योंकि आपसे न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, ठीक ना, कि किसी भी दर्पण से इतना दूरी पर अगर कोई एक वस्तु रखे हुए हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसकी स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, उसका आवर्धन कैसे होगा, आवर्धन क्या होगा। ठीक ना, तो इन सब चीज़ों पर प्रश्न बनता है, और आप उस प्रश्न का आंसर बहुत ही सटीक लिख पाएंगे अगर इन सब चीज़ों को जानते हैं तब। ठीक ना, तो अब मैं जो अगला टॉपिक मेरा होगा अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और दूसरा जो टॉपिक होगा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आज मैं इतना रहने देता हूँ इस लेक्चर सीरीज में। अगला जो वीडियो होगा हमारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना एवं उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको डिफाइन करूँगा, अगर आपको मैंने बताया है जो तीनों रे डायग्राम, अगर वो याद रहेगा तो। ठीक ना, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग अपने परीक्षा की जो तैयारी है उसको बिल्कुल एक अच्छे तरीके से रखिए। ठीक ना, क्योंकि अगर परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से नहीं रखेंगे तो ये जो आपका समय है, आप जो 3 घंटे का पेपर दोगे, आपकी पूरे लाइफ टाइम के लिए रहेगा। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।